Hello, students. So, in this session, we will discuss some numerical part based on Newton's second law of motion and some graphs related to the mathematical expression F is equal to ma. So, let's continue. So, सब लोग हेडिंग नोट करेंगे और लिखना भी है सबको साथ साथ. So, हमने एक्सप्रेशन जो नोट किया था बच्चे सब लोग सीधे लिखेंगे F इज इक्वल टू ma. इन प्रीवियस क्लास जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज why we are calling Newton's second law of motion as fundamental law. यहाँ पे मैंने एंड किया था और मैंने डिस्कस किया था बिकॉज वी कैन derive first law and third law from second law, that's why we are calling second law of motion as fundamental law. एंड अभी मुझे कुछ ग्राफ डिस्कस करने हैं. सबसे पहले सब लोग नोट करेंगे बच्चे F इज इक्वल्स टू ma. यहाँ पे मुझे पता है F क्या है बच्चे, द फोर्स विच वी आर अप्लाइंग ऑन अ बॉडी. M क्या है हमारा बच्चे, मास ऑफ द बॉडी. एंड A क्या है बच्चे, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी. तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे F बच्चे क्या है, फोर्स अप्लाइड. M बच्चे क्या है, मास ऑफ द बॉडी. एंड A इज एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड. ये बात हमने डिस्कस की थी. अभी हम ग्राफ की जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट जो मैं ग्राफ डिस्कस करूंगा, सपोज जो अपना बच्चे एक्सप्रेशन है F इज इक्वल टू ma. अगर मैं यहाँ पे बोलूं बच्चे मास कांस्टेंट कर दूं, मास कांस्टेंट कर रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है कि अपने पास कोई एक बॉडी है हैविंग मास 2 kg, तो ड्यूरिंग द मोशन उसका मास चेंज नहीं हो रहा. सो मास इज कांस्टेंट. इन दिस केस में पता है कि जो हमारा A होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू F. मतलब अगर बच्चे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दैट मींस जिस प्रोपोर्शन में आप फोर्स बढ़ाएंगे उसी प्रोपोर्शन में एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा. अगर फोर्स आप 2 टाइम्स कर देंगे सो आपका एक्सीलरेशन भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. सो यहाँ पे अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल्स में आते हैं इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं कि सपोज मैं अगर एक y एक्सिस ड्रॉ करता हूं and there is an x axis. Okay, this is y axis and this is x axis. Okay, and x axis पे अगर मैं फोर्स ले रहा हूं बच्चे इन न्यूटन्स एंड y एक्सिस पे अगर बच्चे मैं एक्सीलरेशन ले रहा हूं इन SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिंस एक्सीलरेशन एंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनका जो ग्राफ आएगा बच्चे वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा. तो कैसा ग्राफ होगा बच्चे, एक स्ट्रेट लाइन. सब लोग मेरे साथ में ड्रॉ करेंगे, मैं किसी से भी पूछ सकता हूं. सो कुछ एक ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा. ओनली द कंडीशन इज कि यहाँ पे बच्चे मास कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट. ध्यान का रखना है बच्चे, यहाँ पे हमने मास को कांस्टेंट ले रखा है. तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे. अभी यहाँ समझ रहे हैं कि जैसे फोर्स की वैल्यू अगर मैं एक्स एक्सिस में इधर मूव करूंगा तो सिमिलरली वाई एक्सिस पे इधर वैल्यू बढ़ रही है. अगर मैं इसको इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करूं तो इधर वाई पे भी इक्वल इंटरवल्स में हमारा एक्सीलरेशन डिवाइड होगा. दैट मींस जिस रेशियो में हमारा फोर्स बढ़ेगा सेम रेशियो में एक्सीलरेशन बढ़ेगा. सो ध्यान रखिएगा, इफ मास इज कांस्टेंट देन acceleration is directly proportional to the force and the graph will be a straight line. सब लोग ये ड्रॉ कर लें और एक लाइन भी लिख सकते हैं कि acceleration produced in a body having constant mass is proportional to the force, directly proportional to the force applied. इसी को आप लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. किसी को कहीं डाउट आए तो पूछ सकते हैं बच्चे, और ये ध्यान रखिएगा बात. आई होप सबको ये बात क्लियर हुई होगी. अगर क्लियर हुई हो तो एक बार मुझे कंफर्म करेंगे सो दैट मैं नेक्स्ट ग्राफ पे चलूं. ओके अनिमेश, यस आई थिंक यू हैव सम डाउट. सर स्टार्टिंग से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. F इक्वल्स टू ma सर. जी बेटा, सर मैं कह रहा हूँ कि
तो मैं कह रहा हूँ कि एफ इक्वल्स टू एम एस एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही थी तो लेट ज्वाइन हुआ है मेरा। क्या एनिमेस? एनिमेस मैंने कुछ अभी नया नहीं पढ़ा है, जस्ट प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस किया था कि सपोज अपने पास कोई एक बॉडी है जिसका मास बच्चे m है, लाइक 2 kg 3 kg कुछ भी हो सकता है। अगर उस m मास की बॉडी पे अपन F फोर्स अप्लाई करें और उसमें एक्सीलरेशन a आए, तो इन क्वांटिटीज में जो रिलेशन होता है दैट इज F इज इक्वल टू ma है। अब इन्हीं क्वांटिटीज के बीच में मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, लाइक मैंने फर्स्ट केस वही डिस्कस किया है अभी, कि अगर अपने पास मास को मैं कांस्टेंट कर दूं इस इक्वेशन में, तो हमारा जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर किसी बॉडी का मास फिक्स है तो आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा एक्सीलरेशन आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और वो एक्सीलरेशन जो इंक्रीज होगा वो किस रेशियो में होगा? जिस रेशियो में आप फोर्स बढ़ाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड दैट इज द रीजन कि जो इन दोनों क्वांटिटीज में हमारा ग्राफ बन रहा है वो हमारा कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। मैं ये एक्सप्लेन किया हूं अभी तक, ठीक है? तो ये ग्राफ देख करके आपसे क्वेश्चन में मास भी पूछ सकता है बॉडी का। बोले भाई ग्राफ से आप मास कैलकुलेट करें तो क्या करेगा? इधर फोर्स की कुछ वैल्यू दे देगा, इधर एक्सीलरेशन की कुछ वैल्यू देगा। आपको यहाँ से एक्सीलरेशन मिलेगा, यहाँ सपोज दैट ऐसे कुछ गिवन है, फोर्स की कितनी वैल्यू है, एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ से नोट करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए लगा के मास निकाल सकते हैं। सो दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा। सो मैं नेक्स्ट ग्राफ की ओर बढ़ता हूँ बच्चे। नेक्स्ट अगेन एफ आई से एफ इज इक्वल टू एम ए। पहले मैंने बच्चे क्या किया था? उस फर्स्ट केस में मैंने मास को कांस्टेंट किया था। अभी अगर बच्चे मैं एक्सीलरेशन को कांस्टेंट कर दूं, इफ आई से एक्सीलरेशन को मैंने कांस्टेंट कर दिया, मीनिंग क्या है कि अगर अपने पास बच्चे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं, किसी बॉडी का मास 1 kg है, किसी बॉडी का मास 2 kg है, 3 kg है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे सपोज दैट मैं ऐसे ड्रॉ करूं के पास, ध्यान समझना। सपोज एक बॉडी अपने पास ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, एंड थर्ड ऑब्जेक्ट समथिंग दिस, एंड इनके मासेस डिफरेंट है। दिस इज ऑफ 1 kg, दिस इज ऑफ 2 kg, एंड दिस इज ऑफ 3 kg। तो अभी यहाँ पे मास क्या बच्चे वेरी कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट ही डिफरेंट है। बट हमें इन ऑब्जेक्ट्स में अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट रखना है, सिंपल ए को कांस्टेंट कर देंगे। सो हमारा यहाँ से पता लग रहा है ए कांस्टेंट है, तो हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के। मीनिंग क्या है कि अगर हमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना है, वी वांट टू प्रोड्यूस कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन इस बॉडी का मास बच्चे ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अपने पास एक 10 kg की ऑब्जेक्ट है, एक 2 kg की ऑब्जेक्ट है, तो 10 kg की ऑब्जेक्ट पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रोड्यूस द सेम एक्सीलरेशन। ओनली द कंडीशन इज एक्सीलरेशन शुड बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी अभी दिख रहा है कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस आ रहा है, मतलब यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा बच्चे? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो सभी लोग यहाँ पे भी अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, अपनी कॉपी पे बनाएंगे कुछ इस तरीके से। मैं इधर एक्स एक्सिस मैंने बनाया एंड दिस इज वाई एक्सिस, राइट? और मैं एक्स एक्सिस पे अगर ले लू बच्चे फोर्स, एंड वाई एक्सिस पे अगर बच्चे मैं ले ले रहा हूं मास, मास है तो इसकी एसआई यूनिट बच्चे केजी, ब्रैकेट में आप यूनिट जरूर मेंशन करें। और फोर्स अगर मैं बच्चे लूं न्यूटन, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है। सो योर ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सब लोग नोट करते रहेंगे, दिस ग्राफ आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे कि इफ यू वांट टू प्रोड्यूस कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन force required will be greater for the body which having greater mass. That means force is directly proportional to mass. I hope सबको ये चीजें समझ आ रही होंगी। सो हमने क्या किया? पहले देखा कि अगर भाई मास को कांस्टेंट किया था तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली फोर्स के प्रोपोर्शनल था, और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट रखना है तो मास के प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स। ये दो केस हो गए। सब लोग नोट कर लेंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चे। अगर किसी का नोट नहीं हो रहा तो मुझे बोल देंगे, मैं प्रीवियस स्लाइड दिखा दूंगा आपको। थर्ड पॉइंट बच्चे, थर्ड ग्राफ अगर मैं डिस्कस करूं, ग्राफ नंबर थर्ड, एफ इज इक्वल टू एम ए अगेन, ओके? अगर मैं यहां से लिखना चाहूं बच्चे ध्यान से, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, और बेसिक मैथ्स है भाई। ए इज इक्वल टू एम हमारा डिवीजन में आ जाएगा, एफ अपॉन एम। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं बच्चे, ध्यान से देखना, अगर फोर्स को
मैं बच्चे कांस्टेंट कर दूं, अगर बच्चे मैं फोर्स को यहाँ पे कांस्टेंट कर दूं, तो अभी ये फोर्स टर्म हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक्सप्रेशन से डायरेक्ट देखें, ये इधर साइड है, m डिवीजन में इधर है, दैट मींस एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। ध्यान समझना, एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। केवल यही एक डिफरेंट केस है, बाकी दोनों केसेस में हमने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा था, तो ग्राफ वाज ए स्ट्रेट लाइन। अभी यहाँ पे क्या है कि अगर बच्चे फोर्स कांस्टेंट हो गया, सो एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर बच्चे मास आपका बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, अगर हम सेम फोर्स लगा रहे हैं। कहने का मीनिंग क्या है, अगर मैं लैंग्वेज के फॉर्म में बोलूं, सपोज दैट अपने पास एक केजी की ऑब्जेक्ट है, एक 2 kg की ऑब्जेक्ट है, एक 3 kg की ऑब्जेक्ट है, और हमने कहा कि फोर्स कांस्टेंट है, सब पे हमने सेम अमाउंट का फोर्स लगाया है, 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन। ऑब्वियस सी बात है, जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसमें एक्सीलरेशन कम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये हमारा जो मैथमेटिक्स है ये भी यही बोल रही है। सो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इफ force is constant then acceleration produced is inversely proportional to the mass of the body। भी हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ जरा ग्राफ का नेचर यूनिक आता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा तो जो ग्राफ का शेप बनता है उस शेप को अपन बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं बच्चे? हाइपरबोला। और इस केस में बात करूं तो एक स्पेशल केस है, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बट अभी आपके स्टैंडर्ड के लिए हाइपरबोला पता है, दैट्स वेरी गुड, बट आपको शेप जरूर पता होना चाहिए कि कैसे बनता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नोट इट। अगर बच्चे मैं क्या लिख रहा हूं कि इधर मैंने लिया है एक्सीलरेशन, एंड एक्सीलरेशन अपना बच्चे SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, एंड हियर ऑन एक्स एक्सिस हमने मास लिया हुआ है, दिस इज इन केजी। सो जो ग्राफ आपका बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चे, ध्यान समझना, नेचर देखना ध्यान से, हल्का सा कर्व होगा एक, और इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी दो क्वांटिटीज होंगी, ध्यान समझना, अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ है x प्रोपोर्शनल टू 1/y, तो अपन बोलते हैं x इज y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। और जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं x और y में, तो हमें एक कुछ ऐसा शेप देखने को मिलता है, एंड दिस शेप इज कॉल्ड हाइपरबोला। सो यहाँ पे देखें, एक्सीलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो जो हमारा ग्राफ बना था वो हाइपरबोला। और अगर कहीं पे बच्चे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा बच्चे x और y में, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये चीजें ध्यान रखेंगे। आई होप आपको तीनों ग्राफ क्लियर हुए होंगे, सबने नोट कर लिया हो तो एक बार थम्स अप कर दें, सो दैट मैं आगे क्वेश्चंस पे जा पाऊं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अखिल, इट सीम्स यू हैव सम डाउट। अखिल, Sir, रेज योर हैंड। ये बोले अखिल। sir, can you please show the first slide? ओके श्योर, फर्स्ट स्लाइड दिस वन अखिल। Yes, sir. हाँ, नोट डाउन करके तुरंत मुझे कंफर्म करें, सो दैट मैं कुछ क्वेश्चंस पे आगे जा पाऊं। अनिमेश, किसी बच्चे को डाउट हो आप लोग बोल सकते हैं, से आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। सर एक बार हाइपरबोला एक बार और समझा दीजिए, हाँ, मेरे हाइपर को बोला कुछ मैंने, हो बोला गया था। बच्चे। सो इसी स्लाइड में मैं समझा दे रहा हूँ, जिससे कि अखिल नोट कर रहा है अभी। सभी बच्चे देखें, मैंने बोला कि अगर कहीं पे अपने पास दो क्वांटिटी है, सपोज एक एक्स है एंड एक वाई है। सिंस अभी आप 9th स्टैंडर्ड में है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उतना ज्यादा मैथ्स में डिस्कस नहीं किया जाता है, बट सिंस फिजिक्स में यूज आता है, तो थोड़ा दो चीजें आपको यहाँ मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से रखिएगा कि अगर एक्स कहीं पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के, मतलब जिस रेशियो में अगर आपका y बढ़ेगा उसी रेशियो में x बढ़ेगा, या जिस रेशियो में y कम होगा उसी रेशियो में x हमारा कम हो जाएगा। सो अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो जब भी आप y और x के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, दैट ग्राफ विल लाइक दिस, इसको हम बोलेंगे ये हमारा स्ट्रेट लाइन है पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, रिमेंबर इट। एंड अगर कहीं पे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, दैट मीन्स x प्रोपोर्शनल टू 1/y लिखा है, तो इसको बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड यहाँ पे अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स और वाई के बीच में बच्चे, तो जो ग्राफ का नेचर होगा कुछ ऐसा कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, थोड़ा कर्व होगा, लाइक जैसे जैसे वाई की वैल्यू बढ़ रही है एक्स की वैल्यू कम हो रही है, जो हमारा ये इक्वेशन भी बोल रहा है। और इस नाम है, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। इनमें समझ आया?
तो वही देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो एक स्ट्रेट लाइन बना। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलूं, यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन मुझे मिली। नेक्स्ट अगर मैं चलूं बेटा, तो मैंने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस था तो एक हाइपरबोला मिला। आई होप अभी क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस की ओर चल रहा हूं, सभी बच्चे क्वेश्चन नोट करेंगे और साथ में सबको सॉल्व भी करना है, ठीक है। एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मैं क्वेश्चंस आपको नोट कर रहा हूं, सब लोग नोट करेंगे मेरे साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग नोट करेंगे, सब लोग बच्चे कॉपी में नोट करें, सीपीक्यू में। अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम, a ball of mass 10 gram is moving with a velocity is moving with a velocity of 50 meter per second, of 50 meter per second. First stop. On applying a constant force on applying a constant force on ball for 2 seconds, for 2 seconds it acquires it acquires a velocity of 70 meter per second, 70 meter per second. फर्स्ट ऑफ कैलकुलेट। अभी आपसे कुछ क्वांटिटीज कैलकुलेट करने के लिए बच्चे बोलेगा। सो जो फर्स्ट क्वांटिटी हमको उसने कैलकुलेट करने के बोले वो बोला है बच्चे इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल। सब लोग क्वेश्चन नोट करते हैं बेटा। पहली क्वांटिटी इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल, सेकंड अपने से बात कर रखा है बच्चे इसने द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल, द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल। थर्ड वन the rate of change of momentum, the rate of change of momentum। एंड ये सारे टर्म्स मैं आपको सिखा चुका हूं, तो किसी भी बच्चे से मैं पूछूंगा आपने रिवीजन किया होगा तो आप मुझे आंसर कर पाएंगे। फोर्थ वन द एक्सीलरेशन, द एक्सीलरेशन ऑफ बॉल। एंड ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें देखो फिफ्थ 5 पार्ट है जिससे कि एक ही क्वेश्चन से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिफ्थ है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। सभी बच्चे में आपको 30 सेकंड का टाइम है, नोट कर लें। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, ओके। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अभी मैं जिससे भी पूछूंगा, मैं रैंडम किसी से पूछ सकता हूं तो आपको बताना होगा। एंड सेकेंड चीज, हैंड भी रेज कर सकते हैं अगर किसी को बताना हो। आई थिंक सबने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब मैं इसके सोल्यूशन पे चलता हूं, बच्चे ध्यान से। नेक्स्ट स्लाइड, ध्यान से देखिएगा बच्चे। एक बार क्वेश्चन पीछे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला कि बच्चे अपने पास क्या है, एक बॉल है उसका मास 10 ग्राम है। नोट कर लेते हैं भाई कि अपने पास जो बॉल है उसका मास कितना है बेटे, 10 ग्राम। सो सोल्यूशन नोट कर लेंगे, मास इज इक्वल्स टू 10 ग्राम, ओके। जो भी डेटा गिवन है हम नोट कर लेते हैं। फिर उसने बोला अपने से 10 ग्राम इसका मास है बच्चे, एंड दिस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। दैट मींस जब आपने बॉल को देखा एट दैट पर्टिकुलर टाइम उसकी जो वेलोसिटी थी वो बच्चे 50 मीटर पर सेकंड। दैट मींस ये बच्चे वेलोसिटी कैसी, इनिशियल वेलोसिटी है। सो मैं नोट कर लेता हूं इनिशियल वेलोसिटी u, ऐसा लैंग्वेज में भी लिख देता हूं इनिशियल वेलोसिटी, एंड मैं इधर भी लिख रहा हूं u इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई प्रॉब्लम हो मुझे पूछ लेना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक इजी इजी बातें चल रही हैं। देन लिखा है ऑन अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स।
अभी करें ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी, अभी हमने इस पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया, एंड द फोर्स जो अप्लाई हुआ 2 सेकेंड के लिए अप्लाई हुआ है। तो मैं नोट कर सकता हूँ जो टाइम इंटरवल है, ये जो टाइम गिवन है टी, अपने को गिवन है बच्चे 2 सेकेंड, मतलब इतने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई होगी क्योंकि इतने टाइम में फोर्स लगा है। जब आपका फोर्स अप्लाई किया तो उसने बोला बच्चे अपने से कि जो इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड, दैट मींस अभी वेलोसिटी इसकी 50 से चेंज होकर के क्या हो गई है बेटे, 70 मीटर पर सेकेंड हो गई है। सो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे बच्चे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी बच्चे v इज इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड। सारा डेटा हमने नोट कर लिया। अभी जो पूछा है, सबसे पूछा है इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक्सीलरेशन, फोर्स। ओके, सबसे पहले उसने हमसे पूछा है बच्चे फर्स्ट पार्ट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल। क्या पूछ रखा है बच्चे, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल। कोई भी बच्चा जिसको ये आता हो कि भाई मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मोमेंटम, आप मुझे बता सकते हैं बाय रेजिंग योर हैंड। मैं आपको यहां से अनम्यूट करूंगा। कौन बताना चाह रहा है भाई? श्रुति। सर मास इनटू वेलोसिटी। बेटा कॉन्फिडेंस में आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, मुझे पहले नहीं समझ आ रहा है क्योंकि लास्ट सर में मैं आपके बता रही हूँ। ओके करेक्ट, हाँ तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना, मास इनटू वेलोसिटी, ऐसा नहीं मास इनटू वेलोसिटी। तो ऐसा लग रहा है कि आप कंफर्मेशन चाह रहे हैं मेरे से। अगर आ रहा है तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, ठीक है, करेक्ट, करेक्ट है, श्रुति ने बहुत सही बताया, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो ध्यान से बच्चे, तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम की बात चल रही है, तो भाई मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। सो मैं क्या लिखूंगा बच्चे, पी आई लिख देता हूं, इनिशियल इज इक्वल टू मास और इनटू इनिशियल वेलोसिटी को मैं यू से लिख दे रहा हूं। इधर एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नहीं होगी। बट ध्यान रखना, जब मैंने बोला था कि आप कैलकुलेशन करने जाएंगे, वैल्यूज पुट करने जाएंगे, तो देखिए जो आपको पैरामीटर्स गिवन है वो एसआई यूनिट में है कि नहीं है। तो मैंने देखा सर वेलोसिटी, टाइम, ये तो एसआई यूनिट में गिवन है, बट जो मास गिवन है ये ग्राम में गिवन है, दिस इज गिवन इन ग्राम। तो अभी ग्राम से हमें केजी में कन्वर्ट करना होगा। हमने सिखा रखा है कि ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये 10/1000 केजी, और इसको अच्छे से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/100 केजी, या इसको 0.01 केजी भी लिख सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। सो अभी मास की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चे 1/100 या 0.01, एंड इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 50, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। सब लोग सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आ रहा है, सब लोग आंसर आएगा बच्चे 0.5। अब यूनिट बताने के लिए कोई बच्चा है जो इसकी एसआई यूनिट बताना चाह रहा है, जस्ट रेज योर हैंड, एनीवन? आरव, सर केजी आरव, मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड आरव, केजी मीटर पर सेकेंड। जिनको याद नहीं थे ऐसे देखें, मास है तो मास की यूनिट आई केजी और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। सो आपका फर्स्ट आंसर आ गया, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 0.5 केजी मीटर पर सेकेंड। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अभी सेकेंड पार्ट क्या था बेटे इसका, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल। सेकेंड पार्ट इसका था बच्चे फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल। सो अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो सिंपल मैं सॉल्व पी एफ इज इक्वल टू लिख दूंगा भाई फाइनल मोमेंटम। सबने बता रखा है कि मास इनटू वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v नोट कर देंगे, एंड जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज, एंड वेरी सिंपल कैलकुलेशन 0.01 into 70, and what will we get, 0.7 kg meter per second. This is your final momentum, this is your final momentum। मतलब जब आपने फोर्स अप्लाई किया, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स जो हमारा मोमेंटम पहले 0.5 था, अभी क्या हो गया 0.7। आपसे क्या पूछा है उसने, फाइनल मोमेंटम। थर्ड, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े तो थर्ड हमारा पार्ट था बच्चे, आपको पूछा था उसने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। थर्ड क्वेश्चन में उसने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को पहले हम नोट कैसे करते हैं? क्या होता है मोमेंटम में चेंज? डेल्टा पी, हैव यू रिमेंबर्ड दिस? डेल्टा पी, और उसको किससे डिवाइड कर देना है? टाइम से, डेल्टा टी से। यही तो हमारा हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका मीनिंग क्या है कि पहले आपको मोमेंटम में चेंज पता करना है, और वो मोमेंटम में जो चेंज आया है कितने टाइम में हुआ है उस टाइम से डिवाइड कर देना है। अरे आर यू गेटिंग मी? ओके, सो अभी मैं बात करूं डेल्टा पी। डेल्टा पी दैट मींस चेंज इन मोमेंटम। चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। सो भाई सिंपल सी बात, मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बेटे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल 0.7 फाइनल है, 0.5 माइनस करा है तो बच्चे 0.2 हो जाएगा। आई होप ये कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट लिखा है आपको समझ आया होगा। फाइनल से मैंने बस इनिशियल वैल्यू माइनस करी है। अपॉन टाइम, टाइम क्यों है बच्चे आपको 2 सेकेंड, तो दैट इज 0.2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 0.2/10 दैट मींस 0.1। ये आएगा बच्चे आपका 0.1। अब यहाँ पे आ रहा है कि यूनिट क्या नोट करूं मैं। अब मुझे कौन बच्चा है जो बताएगा सर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जो मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पे यूनिट क्या लिखूं मैं? हैंड रेज करो बेटा, मैं वेट कर रहा हूं आपका। बेटा कौन बताना चाह रहा है यहाँ पे यूनिट क्या लिखूं? इशिता बताएं बेटा। सर केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। करेक्ट, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि एक टाइम और आ गया। ये भी यूनिट लिख सकते हैं। अच्छा अगर एक थोड़ा सा दिमाग और लगाएं, इतना लेंदी ना लिखें। अगर न्यूटन का सेकंड लॉ आपको याद हो, हाँ आ रहा हूँ, आप भी बता दें बेटा पहले, फिर मैं कंप्लीट करूं। आ रहा हूँ, आर यू देयर? यस सर। यस आ रहा हूँ। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोले बेटा। सर एक बार जो आपने डेल्टा पी अपॉन टी लिखा है सर उसको एक बार जी, दोबारा एक्सप्लेन कर सकते उसको समझाना है कि ये क्या लिखा है मैंने। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का है सर। ओके, इससे प्रीवियस क्लास का मतलब आप एब्सेंट जरूर हुए होंगे। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम में चेंज। डेल्टा पी इसको मैं बोलता हूँ चेंज इन मोमेंटम। और अगर इसी को मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, मतलब ये जो मोमेंटम में चेंज हुआ है कितने टाइम में हुआ है, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज मोमेंटम। यही हमको कैलकुलेट करनी है। तो डेल्टा पी जो होता है वो हमारा होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंट, मोमेंटम में चेंज। और टाइम अपने को क्वेश्चन में गिवन है कितने टाइम में हो रहा है, तो सिंपल मैंने वही लिखा कि डेल्टा पी बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। अब फाइनल मोमेंटम 0.7 कैलकुलेट किया था, इनिशियल मोमेंटम 0.5, दोनों को माइनस करेंगे तो दैट विल बी 0.2। और अपॉन हमारा टी कितना था 2 पॉइंट जाएगा तो नीचे एक जीरो बच्चे आएगा, 2/10 दैट में सॉरी 2/20 दैट मींस 1/10 तो दैट विल बी 0.1। आई होप समझ आया होगा। आ रहा हूँ, एक बार मुझे यस सर बोल के बताएं। थम्स अप कर सकते हैं आप। ओके, सो आ रहा हूँ। अभी जो मैं आगे कर रहा हूँ यूनिट की बात, देखो उसने बहुत सही यूनिट बताई थी, आप वो भी यूनिट लिख सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और, भाई न्यूटन सेकंड लॉ जो था उसने बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यही हमारा फोर्स के इक्वल होता है, तो जो इसकी यूनिट होगी आप न्यूटन भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आपने यहाँ पे लिखा 0.1 न्यूटन वो भी करेक्ट है। ये बच्चे फोर्स ही कैलकुलेट करके आया है, क्योंकि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज नथिंग जस्ट फोर्स। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अगर मैं जाऊं तो प्रीवियस क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे जो इसका फिफ्थ पार्ट था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपको कैलकुलेट करना था, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। फोर्थ पार्ट में एक्सीलरेशन था। तो अभी अगर नेक्स्ट में सॉल्व करूं बेटा, सो मैं फिफ्थ पार्ट का आंसर पहले ही लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बेटे? फिफ्थ पार्ट में आपको फोर्स पूछ रहा था कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं सिंस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है वो हमारा फोर्स के इक्वल होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, so जो फोर्स होगा हमारा नथिंग जस्ट 0.1 न्यूटन ही होगा। नो नीड टू सॉल्व। एंड इसी में जो आपका बच्चे फोर्थ पार्ट में पूछा था एक्सीलरेशन बताएं, ए वाज मिसिंग,
सो बड़ा आसान है, एफ गिवन है, एफ आ गया आपके पास। मास क्वेश्चन में हमने पहले ही निकाल रखा है। प्रीवियस स्लाइड पे चले, ये देखिए मास हमने कहा नोट किया था, ये 0.01। तो मास गिवन है, फोर्स गिवन, एफ इज इक्वल टू एम ए यूज कर सकते हैं। सो एक्सीलरेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, और ये आपका एच पी क्यू है, आप खुद ही सॉल्व करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इट, क्योंकि फोर्स की वैल्यू गिवन है बच्चे, मास की वैल्यू आपको गिवन है, जस्ट एक्सीलरेशन आपको चाहिए, इस इक्वेशन में पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप सबको समझ आया होगा। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने सारी बातें डिस्कस की कि मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर ये बात सबको क्लियर है तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चैप्टर 1 का भी यूज होगा, मोशन का, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लिखा है कि एक फिगर है बच्चे, नोट करें बच्चे, फिगर shows the velocity time graph, ध्यान से सब लोग नोट करेंगे, shows the velocity time graph, figure shows the velocity time graph of a particle of mass 100 gram, of mass 100 gram, of mass 100 gram moving in a straight line। यस अनिमेश बेटा बोले। सर पीछे वाली एक बार स्लाइड दिखा दीजिए। जस्ट 1 मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट। मूविंग इन अ straight line, just एक मिनट अनिमेश, straight line, calculate the force acting on the particle, calculate the force acting on the particle। आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है, और आपको उस ग्राफ के हेल्प से आपको निकालना होगा फोर्स। तो अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, उससे पहले अनिमेश एक बार स्लाइड देख ले प्रीवियस वाली। मैं जस्ट 1 मिनट बाद आगे बढ़ूंगा, या तो थम्स अप कर देना अनिमेश। तो ये फोर्थ वाली क्वेश्चन में क्या करना था? अच्छा इसमें इसमें देखो कह रहा है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था बेटे, फोर्स हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया 0.1, मास क्वेश्चन में गिवन है, तो इन दोनों की वैल्यू पुट करके आपको एक्सेलरेशन बताना था, ठीक है। ओके सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सो दिस इज योर क्वेश्चन, कि आपको एक ग्राफ बना हुआ है, सब लोग बेटा जिसका भी डाउट मैं क्लियर कर दिया करूं, आप लोग अपने बाद उसका क्या बोलते हैं हैंड को लोअर कर लिया करें, क्योंकि वो जब रेज रहता है तो बार बार हमें यहाँ पे अनम्यूट करना पड़ता है। ओके सो अभी यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मैं सब लोग ग्राफ ड्रॉ करें। एक बच्चे ऐसे ग्राफ बना हुआ है, ऐसे एक्स एक्सिस गिवन है, और इधर बच्चे वाई एक्सिस गिवन है, राइट। और इधर वाई एक्सिस पे बच्चे गिवन है आपको वेलोसिटी, मैं ऐसे नोट कर रहा हूँ वी वेलोसिटी, इधर साइड में नोट किया कि वैल्यूज लिख पाऊं, एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में गिवन है। और इधर आपको बच्चे गिवन है एक्स एक्सिस पे टाइम, और टाइम गिवन है बेटे आपको सेकंड में। इधर एक्स एक्सिस में ये गिवन है, और वाई एक्सिस पे ये गिवन है, राइट। और अभी यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, दिस इज 0, देन 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, एंड दिस इज 10, एंड सेम उधर डिस्टेंस पे दिस इज 20। एंड आपको एक ग्राफ जो ड्रॉ किया गया है, दिस समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्राफ गिवन है। एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बना हुआ है बेटे, ऐसा, दिस इज समथिंग लाइक दिस।
अभी ध्यान से देखिएगा बेटे, और यहाँ पे मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं कि जो 5 के करस्पॉन्डिंग इधर ये वैल्यू 20 है। ऐसे सर नोट कर ले बेटा ग्राफ, दिस इज अ ग्राफ। अभी इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन सब लोग नोट करेंगे और ध्यान से देखना। पहले देखो सोल्यूशन से पहले अप्रोच सोचते हैं कि भाई हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कि व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उसको अपन नोट करेंगे कि फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है भाई, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे वेलोसिटी मेंशन है और इधर बच्चे टाइम मेंशन है, करेक्ट। और एक पार्टिकल जिसका मास 100 ग्राम है, भाई नोट कर लेता हूँ, मास 100 ग्राम है, m इज इक्वल टू 100 ग्राम। इसको अपन केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 100 अपॉन 1000, दैट मीन्स 1/10 0.1 kg। ये आपका बेटे मास की वैल्यू आ गई 0.1 kg। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने कैलकुलेट किया। अभी कह रहे हैं और ये बॉडी स्ट्रेट लाइन पे जा रही, कैलकुलेट द फोर्स। आपको फोर्स बताना है कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे। अब मुझे पता है कि मास बॉडी का हमें गिवन है और फोर्स चाहिए, सो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें अप्रोच कैसे लगानी है कि सर क्या मास फोर्स में कोई रिलेशन पढ़ाया है। एग्जैक्टली हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखा है, F इज इक्वल टू ma होता है। m हमको गिवन है, F चाहिए। सो अगर एक्सीलरेशन मिल जाए कहीं से, अगर एक्सीलरेशन बेटे मिल जाए सो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सीलरेशन के लिए एक प्यारा सा ग्राफ बना रखा है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बस एक्सीलरेशन चाहिए। अब मुझे आप लोग में से कोई एक बच्चा हैंड रेज करेगा और बताएगा कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी सारा आपका काम है, आप मुझे बताएंगे बेटा। आ रहा हूं। सर v माइनस u अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी एग्जैक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब 0 टाइम था तो हमारी वेलोसिटी 10 थी सॉरी, और जब टाइम हमारा 5 हुआ तो वेलोसिटी 20 हो गई, और टोटल टाइम कितना है 5। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं ग्राफ का यूज करूं, ये तो आपने फार्मूला बताया है, इक्वेशन ऑफ मोशन, बट आई एम आस्किंग कि ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी टाइम नहीं है तो मैं बता रहा हूं कि आपको क्लास में पढ़ा होगा कि जो एक्सीलरेशन होता है दैट इज नथिंग स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। क्या होता है बच्चे? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। और स्लोप कैसे निकालते थे बच्चे? फॉर्मूला आपको क्लास में बताया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 y1 x2 x1 क्या है बच्चे? ये अपने कोऑर्डिनेट्स थे। जैसे ये अपने पास ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे तो इसको अपन x1 y1 लिख देंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बात करूं, सो दैट विल बी x एक्सिस पे 5 है, y पे 20 है, 5,20 वैल्यू आएगी। इसको मैं x2 y2 बोल दूंगा। तो y2 माइनस y1 दैट मीन 20 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 दैट मींस 5 माइनस 0 5। सो एक्सीलरेशन बच्चे आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आरव जो बोल रहा था वो भी आप यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन गिवन थी, v इक्वल टू u प्लस एटी भी लगा सकते थे एक्सीलरेशन के लिए। तो एक्सीलरेशन आपका 4 आ गया। जस्ट नाउ F इज इक्वल टू ma। सो F इज इक्वल टू मास की वैल्यू बेटे थी 0.1 एंड एक्सीलरेशन इज 4, एंड इसको कह लो इतना न्यूटन फोर्स रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 0.4 न्यूटन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का भी यूज किया गया है। सो आई होप आज के लिए टाइम आपका ओवर हुआ है। नेक्स्ट टर्न पे जब क्लास होगी आपके बच्चे, सो मैं कुछ और क्वेश्चन सेकेंड लॉ पे डिस्कस करूंगा एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कवर किया जाएगा। आपका एचपीक्यू होमवर्क क्या है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको रिवाइज करना है। और आपकी जो बुकलेट में एचपीक्यू के क्वेश्चन गिवन है बेस्ड ऑन दीज 2 टॉपिक्स आपको सॉल्व करना है। एंड जैसे क्लासेज में मैं बोल रहा था कि डेट मेंशन करना है, वैसे ही डेट मेंशन करना है, क्योंकि मैं किसी से भी कॉल करके आज ही पूछूंगा कि भाई अपनी फोटो भेजें, और जब ऑफलाइन ओपन होगा तो मैं चेक भी करूंगा डेट वाइज कि क्या क्या चीजें आप कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू।